हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट की और सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी की क्लासेस डिस्कस कर रही हूँ। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में टोटल 22 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज की हमारी ये 23 क्लास है। इससे पहले की सारी जितनी भी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ आंसर सहित चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को ये कंप्लीट पीडीएफ आंसर के साथ में मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की जो नोटिफिकेशन है और अपडेट्स है वो आप लोगों को क्लासेस के साथ-साथ में मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। भाई अधिगम को कौन सी चीजें जो है वो बढ़ावा देती है। सबसे पहला आता है शारीरिक दंड। देखिए, शारीरिक दंड देना कोई अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है। ये तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन किस किस में है? फर्स्ट ऑप्शन एक तो इसमें है, ये नहीं होगा, और दूसरा ये नहीं होगा। दूसरा आता है हमारे पास में सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। भाई ये बात ठीक लग रही है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण होता है सहयोग के साथ में पढ़ाई करना, अच्छी बात है, ये तो हो जाएगा। सतत और समग्र मूल्यांकन, यानी कि जो है वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि जो सीसीई की बात करें तो ये तो अच्छी बात है, तो ये भी हो जाएगा। तो थर्ड आप लोगों का इसमें भी है। और फर्स्ट फर्स्ट आप लोगों का गलत है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सेकंड और थर्ड दोनों सही है। आगे देखते हैं निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। भाई निरंतर तो ठीक है, लेकिन तुलनात्मक मूल्यांकन करना कभी भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे का मूल्यांकन करना अच्छी बात है, लेकिन तुलनात्मक मूल्यांकन करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हट जाएगा। तो पहला और चौथा किस किस में है? चौथा इसमें है तो ये नहीं होगा, पहला इसमें है तो ये नहीं होगा, तो पहला इसमें है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी बच्चे हैं, उनको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो टीचर उसको किस तरीके से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं बच्चे के साथ में। अन्वेषण और परिचर्चा के साथ में अवसर उपलब्ध करवाकर। दूसरा आता है व्याख्यान देना। तीसरा है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। चौथा आता है बार बार यांत्रिक अभ्यास। देखिए, व्याख्यान देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अवसर देना अच्छी बात है, लेकिन प्रतियोगिता के तौर पर अवसर देना कोई अच्छी बात नहीं है। और बार बार रिपीट करवा के या यांत्रिक अभ्यास करवा के बार बार प्रैक्टिस करवाना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। बल्कि अगर टीचर को जटिल अवधारणाओं को समझाना है बच्चे को, तो एक तो वो उसको अवसर उपलब्ध करवाए। अवसर भी कैसा? जिसमें बच्चा खोज करे, परिचर्चा करे, अन्वेषण करे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उसी पर आधारित विचार मंथन करना। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार। भाई हर एक कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देना। केवल वर्ड आ गया इसीलिए गलत हो जाएगा। और गलत उत्तरों को अस्वीकार करना और दंडित करना। भाई किसी भी बच्चे को, चाहे बच्चा कैसा भी हो, वीक हो, इंटेलिजेंट हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वो है वो पड़ोस से आया हो, बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना है। तो दंड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो नेगलेक्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, कि बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करवाकर। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी है। पर द्वितीयक कौन सी है? परिवार तो प्रथम हो जाती है, यहाँ पर भी परिवार है, प्रथम हो जाएगी। दूसरा आता है मीडिया और पास पड़ोस, और तीसरा आता है अगला है विद्यालय और मीडिया। वही परिवार होता है वो तो प्राथमिक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग पास पड़ोस को देखते हैं तो भी ठीक है, मीडिया भी ठीक है, विद्यालय भी ठीक है और मीडिया भी ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें, तो ये जो पास पड़ोस होता है ना, वो हमारे परिवार का ही पार्ट होता है, परिवार के आस पड़ोस ही रहता है। लेकिन ये जो मीडिया होता है ना, वो हमारे समाज का भाग होता है। और विद्यालय तो वैसे भी द्वितीयक सामाजिकरण है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर।
अगला है 5वां नंबर, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है? भई शारीरिक वृद्धि और विकास किसमें तीव्र होता है? भई किशोरावस्था में तो होगा नहीं, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था तक तो शारीरिक वृद्धि कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर आता है शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था और चौथा आता है मध्य बाल्यावस्था व किशोरावस्था। भई किशोरावस्था वाला तो अगेन से आप लोगों के नहीं होगा। फिर आता है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था को अगर आप लोग देखते हैं तो ये हमारे किशोरावस्था का ही पार्ट होता है। लेकिन शारीरिक वृद्धि सबसे ज़्यादा और विकास सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो विकास तो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में और शारीरिक वृद्धि होती है शैशव अवस्था में। तो यहाँ पर फिफ्थ का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला है हमारे पास में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है और यह सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित नहीं करता। विकास जीवन पर्यंत होता है, बात बिल्कुल ठीक है, सही है, वो नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग उसे गलत पूछा है। विकास परिवर्त्य है, ये भी ठीक है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगी। भाई विकास सार्वभौमिक होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये हमारी लाइन गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पर होता ना कि सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित करते हैं तो हमारा ये सही हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित ही नहीं करते, तो ये तो बात गलत हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा 6th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ए, क्योंकि गलत पूछा है और यही हमारा गलत है। अगला है हमारे पास में 7वां नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यानी अलग अलग जो विभिन्नताएं होती है, हर मनुष्य अलग होता है, इसका क्या कारण है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत या कोड, जन्मजात विशेषता या पर्यावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक ही मुख्य कारण होता है, वो होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया। तो यहाँ पर 7th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 8th नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति को प्रभावशाली होगी? यानी जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है तो हम क्या करेंगे? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, भाई अगर पृथक बैठाएंगे तो और रूढ़िवादिता बढ़ेगी, तो पहला नहीं होगा। पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का मतलब होता है जैसे कि अगर लड़का है तो लड़के के जैसे ही काम करवाना, लड़कियां हैं तो लड़कियों के तरीके के काम करवाना। तो ये लड़कियों की बोला जाता है ना कि ये लड़कियों की ही भूमिका है। जैसे क्लासरूम के अंदर टेबल को अगर यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है तो लड़की को कभी भी नहीं बोला जाता है, हमेशा लड़की को बोला जाता है कि लड़के का ही काम है भारी काम को करना, या फिर सीढ़ियों से नीचे से ऊपर की तरफ कोई काम करना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई तो वो हमेशा लड़कों को दी जाती है। बोला जाता है कि ये तो जेंडर विशिष्ट काम है, ये लड़के ही कर सकता है, तो ये नहीं होगा, इससे तो बढ़ावा मिलेगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, भाई पृथक खेल समूह बना रहे तो अगेन से हम क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। बल्कि हम क्या करेंगे, इस तरीके के जो टॉपिक्स होंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे तो एक अवेयरनेस आएगी और अवेयरनेस आने के कारण क्या होगा, हम बच्चे जो है वो एक्टिव होंगे और उन लोगों को भी इस बात की जानकारी मिलेगी। राइट, अगला हम लोग देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने बच्चों को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? भाई बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में तो पियाजे ने भी बोला है, लेकिन आगे इन्होंने क्या बोला है? आप लोग क्वेश्चन को आधा पढ़ के डायरेक्ट पियाजे मत लगा दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि ज्ञान का सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर समाज और संस्कृति का प्रभाव बताया है। तो समाज और संस्कृति की बात कौन करते हैं? हमारे लेवागर्स की करते हैं। तो यहाँ पर 9th का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला आता है किशोरावस्था, दूसरा आता है जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य अवस्था। भाई अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें कि भाषा का अर्जन करना है तो किशोरावस्था में तो होगा नहीं। आगे आता है जन्म से पहले, भाई बच्चा आया ही नहीं है तो वो कैसे लैंग्वेज सीखेगा? मध्य बाल्यावस्था तक नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारा सही राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं होगा बल्कि मध्य बाल्यावस्था होगा। वैसे तो यहाँ पर इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था भी ठीक है आंसर, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर मध्य बाल्यावस्था दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? उद्योग बनाव, अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वही लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है, तो ये देखिए ये जो पहला है वो एरिक एरिक्सन बात करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे बात करते हैं। प्रसुप्ति अवस्था जो होती है वो आप लोगों के सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन की बात कौन करते हैं? तो सामाजिक अनुबंधन की बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा सी विल बी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, यानी लड़कियों पर एक टीचर है वो लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है बल्कि लड़कों पर ध्यान देती है। तो यह क्या है? जेंडर समरूपता है, जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान है, या जेंडर संबद्धता है? तो लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, यानी वो क्या कर रही है? पक्षपात कर रही है। तो यहाँ पर हो जाए 12th का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? भाई पियाजे के अनुसार कौन सी एक बात ठीक है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम और अनुबंधन। भाई पियाजे ने किसकी बात करी है? तो पियाजे ने बात करी है स्कीमा की। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिक्स पहेली को करते समय 5 साल की नजमा स्वयं से बात करती है, यानी कि एक जो है वो पहेली को सॉल्व कर रही है, नजमा नाम की लड़की वो अपने आप से ही बात कर रही है, खुद से बात कर रही है। तो कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वागोस्की क्या बोलते हैं? आत्म-केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। भाई जोर से बोलना अपार तो नहीं होगा, भाई जोर से बोलना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप से बात कर रही है, जोर-जोर से नहीं, ये कोई वागोस्की ने नहीं बोला है। पाड़ या ढाँचा जो होते हैं वो तो हेल्प होता है, यहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो यह आत्म-केंद्रित वार्ता होगा या व्यक्तिगत वार्ता होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है वो आत्म केंद्रित वार्ता की बात करते हैं पियाजे, तो ये भी नहीं होगा। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 15 नंबर। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, हेल्प करना किसका उदाहरण है? अभी जस्ट मैंने बताया यह पाड़ का उदाहरण है। प्रबलन नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों का अनुबंधन नहीं होगा और मॉडलिंग भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पर आप लोगों का जो है वो टेम्पररी हेल्प देने की प्रक्रिया होती है, पार्ट या फिर ढांचा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीडीपी के टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं इसको आंसर सहित आप लोगों के साथ में प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।